वेलकम बैक। तो बेटा आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम क्या है? उस टॉपिक का नाम है जनरल। जनरल मतलब जनरल की ऑलरेडी आपके चैनल के ऊपर कुछ 2 से 3 वीडियोस आई थिंक अवेलेबल हैं, जहाँ पे हमने बेसिक एंट्री सीखी हैं, कुछ बैड डेब्ट्स की एंट्री सीखी हैं, फिक्स एसेट्स की एंट्री सीखी हैं। सीखी इन द सेंस कि उन एंट्रीज को एग्जैक्टली फ्रेम कैसे किया जाता है, हमने ये सीखा है। आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा टॉपिक आगे बढ़ाने वाले हैं और उसी टॉपिक को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जहाँ पे हम लोग क्या सीखेंगे बच्चों, जनरल के अंदर ही एक एडजस्टमेंट एंट्रीज आती हैं आपके पास। कौन सी एडजस्टमेंट एंट्रीज? जनरल की ही एडजस्टमेंट एंट्रीज। तो जितनी भी एडजस्टमेंट एंट्रीज होती हैं हमारे पास जनरल में, हम वो सारी की सारी एंट्रीज के पीछे का लॉजिक समझने वाले हैं। बिकॉज हमें एंट्रीज को याद करने से ज़्यादा ये समझना ज़रूरी होता है हमारे लिए कि वो एंट्रीज को एग्जैक्टली फ्रेम किया गया है, तो किस तरीके से उसको फ्रेम किया गया है। ठीक है, तो मुझे ये समझना होता है। तो सबसे पहले अब जो एडजस्टमेंट एंट्रीज हैं, अब एडजस्टमेंट एंट्रीज के लिए मुझे ये समझना पड़ेगा भाई एडजस्टमेंट वैल्यूज़ कौन कौन सी होती हैं, कितनी चीज़ों को मुझे एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो एडजस्टमेंट करना पड़ता है बेटा आपको किसको? जितने भी प्रीपेड एक्सपेंस हैं इनको आपको एडजस्ट करना पड़ता है। दूसरा, जितने भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हैं आपको इन्हें भी एडजस्ट करना पड़ता है। तीसरा, आपके पास जितने भी एक्रूड इनकम हैं आपको इन्हें भी एडजस्ट करना पड़ता है। और एक होता है हमारे पास इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो ये कुछ आइटम्स हैं जो मुझे, जब हम अपने फाइनल अकाउंट वगैरह बनाते हैं तो मुझे इनकी ना कुछ एडजस्टमेंट्स वगैरह करनी पड़ती हैं। तो एडजस्टमेंट जब हम करेंगे तो एडजस्टमेंट्स करते टाइम क्या है, हमें इनमें होने वाले खर्चे या इनमें होने वाली कमाई, जब हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो फाइनल अकाउंट बनता है एक्रूअल बेसिस पे। मतलब करंट ईयर में होने वाले सारे खर्चे, सारी इनकम, सब कुछ रिकॉर्ड करता है आपका पीएनएल अकाउंट, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये सारी जो वैल्यूज़ हैं ये कहीं ना कहीं आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते टाइम मुझे एडजस्टमेंट वगैरह डालनी पड़ेगी, क्योंकि उसको मुझे एज पर द करंट ईयर डाटा फ्रेम करना होता है। क्लियर? तो चलो एक छोटा सा पॉइंट मुझे बताओ बच्चों कि जो प्रीपेड एक्सपेंस है वो मेरे लिए क्या होता है? सर वो हमारे लिए एसेट्स होता है। परफेक्ट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है बच्चों? वो मेरे लिए लायबिलिटी होता है। एक्रूड इनकम का मतलब वो इनकम जो हमने जनरेट कर ली बट हमें मिली नहीं है, इसका मतलब है तो हमारी, तो वो आपके लिए क्या है? एसेट्स है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, बेटा ये आपके लिए क्या होती है? लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी लायबिलिटी है जो आपने रिसीव तो कर ली है, मतलब एक ऐसी इनकम जो रिसीव तो कर ली है बट आपको काम करना बाकी है उसके, जो ऑब्लिगेशंस आपके ऊपर आ चुकी है ना, क्योंकि आपने पैसा तो ले लिया तो काम तो करना पड़ेगा, है ना। तो ये एक ऐसी इनकम वगैरह होती है, तो इसीलिए इसको लायबिलिटी कहा जाता है। तो पॉइंट आता है, इनको मुझे एडजस्ट करना है। अब एडजस्टमेंट के बाद हाँ एक पॉइंट और लिख सकते हो आप इसके अंदर, जो एडजस्टमेंट में आप यूज़ करेंगे हम लोग अभी, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक। साल के आखिरी में, पूरे साल में हमने सामान खरीदा, खरीदने के बाद आपने क्या किया, अब इस सामान को आप क्या करोगे? आप इस सामान को ट्रांसफ़र करोगे। अब जो सामान हमने खरीदा वो हमारे लिए क्या है बच्चों? सामान तो हमारे ही है ना, तो वो हमारे लिए क्या हुआ? एसेट्स। तो देखो एक साइड तो यहीं से आपको मिल जाएगी, बात आती है दूसरी साइड की। दूसरी साइड पे आप क्या रिकॉर्ड करोगे? तो दूसरी साइड पे जो रिकॉर्ड करेंगे वो वहाँ पे क्यों रिकॉर्ड होगा ये भी हमें समझना होगा। तो ये भी हम आज की वीडियो में समझने वाले हैं। तो ये मेन जो है मेरे पास समझने के लिए, वो हमारे पास 5 एंट्रीज़ हैं जिन्हें हम एडजस्टमेंट एंट्रीज़ के अंदर सीखने वाले हैं। तो कैसे एडजस्टमेंट ऐसी होंगी हमारे पास, देखते हैं। तो बेटा सबसे पहली एंट्री देखो आप, तो पहली एंट्री का बेसिक मैं समझा देता हूँ आपको कि एग्जैक्टली फ्रेम होती है। तो एंट्री एग्जैक्टली कैसे फ्रेम होती है, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस। नाउ प्रीपेड एक्सपेंसेस, देखो पहला पॉइंट तो मेरा क्लियर है कि वो मेरे लिए क्या है बच्चों? वो हमारे लिए सर एसेट्स है। अब एसेट्स होने की वजह से वो डेबिट होगा, ये तो हमारे लिए क्लियर है, क्योंकि जब बैलेंस शीट आप बनाओगे करंट ईयर की तो एज एन एसेट्स आप इसे रिकॉर्ड करोगे, जहाँ पे आप क्या करोगे? उसे डेबिट करोगे। समझ में आता है? तो आपने क्या किया? आपने रिकॉर्ड कर लिया एसेट्स, डन। बात आती है क्रेडिट साइड पे। तो क्रेडिट साइड पे क्या रिकॉर्ड करोगे आप? क्रेडिट साइड पे बेटा रिकॉर्ड करोगे आप एक्सपेंस। सर एक्सपेंसेस तो हमेशा डेबिट ही होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन आप जब किसी भी खर्चे की वैल्यू को रिड्यूस करोगे तब वो क्रेडिट साइड पे जाएंगे। अब इसके पीछे का रीज़न मैं आपको समझा देता हूँ। प्रीपेड एक्सपेंस को देखते हैं एक बार, देखो कैसे होता है। लेट्स सपोज क्वेश्चन के हिसाब से जब आप क्वेश्चन फ्रेम करो, आपने पूरे साल में रेंट पे किया लेट से 13,000 रुपये का, ठीक है। 13,000 रुपये आपने क्या किया हुआ बेटा? रेंट पे किया हुआ है। 1,000 रुपये आपका रेंट बनता है महीने का, ठीक है। तो इस केसेस पे अब देखा जाए, जब आपने एंट्री को फ्रेम किया होगा, जब आपने इसको पे किया तो आपने एंट्री क्या की थी? सर हमने इस टोटल अमाउंट की एंट्री पास की थी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यही एंट्री आपने पास की होगी आई गेस, है ना। आपने क्या लिखा था? 13,000 रुपये जो पे किया आपने, आपने एंट्री पास की रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर हुआ? तो सर ये एंट्री आपने पास कर दी थी जब आपने रेंट पे किया था। बट
अब हमें ये पता लगा कि भाई इस 13,000 में से क्या हुआ कि दो पार्ट हैं। 12,000 रुपये जो है बेटा वो है करंट ईयर का खर्चा, और 1,000 रुपये जो है ना आपका वो किस साल का है बेटा, वो नेक्स्ट ईयर का है। अब जब हम करंट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं तो हमें केवल और केवल कौन सा चाहिए, हम जो रेंट रिकॉर्ड करेंगे वो क्या रिकॉर्ड करेंगे, केवल और केवल 12,000 रुपये। अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना जो मैंने 13,000 रुपये रिकॉर्ड कर दिया उसको हटाओ कट करके 12 रिकॉर्ड कर दो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आपने पेमेंट करी है सामने वाले इंसान को तो उसमें बिल भी 13,000 के हिसाब से दिया होगा, तो 13,000 का ही आपके पास बिल अवेलेबल है, 13,000 रुपये ही आप रिकॉर्ड कर सकते हो। बिकॉज डाटा जो रिकॉर्ड होता है वो सारे ऑब्जेक्ट वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल के तहत होता है, जो भी बिल बना उसके अकॉर्डिंगली आप रिकॉर्ड करो डाटा। तो हमने 13,000 रिकॉर्ड कर लिया। अब हमें तो एडजस्ट करना है ना, हमें एडजस्ट करना है मतलब हमें इस 13,000 की वैल्यू को कम करके 12,000 रुपये पे रिकॉर्ड करना है। तो जैसे ही आप इस रेंट की वैल्यू में कमी दिखाओगे, आप क्या दिखाओगे, आप बोलोगे भाई रेंट में 1,000 रुपये फालतू पड़े हुए हैं ये वाले, तो इस खर्चे को कम कैसे करोगे आप, खर्चे को कम करोगे आप क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर। तो हमने क्या किया इस एंट्री में, यहाँ पे तो क्या लिखोगे आप, टू रेंट अकाउंट कितने रुपए, 1,000 रुपये, है ना। हम इसी को एग्जांपल को यहाँ फ्री यूज़ कर लेते हैं। तो अपने क्या लिखना होता है यहाँ पे, यहाँ लिखोगे आप कितना बेटा 1,000 रुपये, और यहाँ पे क्या लिखोगे आप, रेंट। तो अब आप एक चीज़ चेक करो, और यहाँ क्या लिखोगे आप, प्रीपेड रेंट। ठीक है, अब एक चीज़ चेक करो, आप क्या चेक कर रहे हो बोल रहा हूँ मैं आपको, ज़रा इन दोनों एंट्रीज को मर्ज करो। देखो ज़रा, रेंट 12,000 पे आता है नहीं आता, बिल्कुल आएगा, क्योंकि रेंट डेबिट साइड पे कितना है बेटा, 13,000 रुपये का, और क्रेडिट साइड पे कितना है, 1,000 रुपये, तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होके कितने पे आ गया वो, 12,000 पे। हो गया क्लियर, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट क्लैश करेंगे तो कट जाएंगे, जैसे मैथ्स में होता है प्लस माइनस क्लैश करते हैं। तो ये हमारा एडजस्टमेंट एंट्री, तो ये हमारी क्या बन गई बेटा, ये बन गई मेरी एडजस्टमेंट एंट्री। आई होप प्रीपेड एक्सपेंसेस की एडजस्टमेंट एंट्री आपको अच्छे से क्लियर होगी कि एक्सपेंसेस आपने अगर एडवांस पे कर रखे हैं तो जब आप उसमें से एडजस्टमेंट करोगे तो खर्चे कम करने पड़ेंगे आपको, क्योंकि जो आपने एडवांस पे कर दिया वो तो एडजस्ट आपको माइनस करना पड़ेगा। तो जैसे आप खर्चे माइनस करोगे तो वो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है बेटा, आपको अगर ये क्लियर है तो चलो अगले वाले पार्ट पे चलते हैं। तो अगला वाला पार्ट बेटा क्या है, नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब यहाँ पे ना मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ, स्टोरी वगैरह फ्रेम करेंगे अभी हम, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की जगह पे हम क्या ले लेते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब क्या होता है, सैलरी जो आपने पे नहीं की। अच्छा, कोई भी खर्चा अगर आप पे नहीं करोगे तो वह लाइबिलिटी बन जाता है। क्लियर हुआ है? तो सर लाइबिलिटी तो क्रेडिट होती है, तो ये तो हम पता है। तो बेटा लाइबिलिटी क्रेडिट साइड पे आप क्या लिखोगे, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, ओके। तो ये अमाउंट मेरे पास कितने आने वाला है, अब यहाँ पे हम स्टोरी फ्रेम करते हैं। चलो बच्चों अब इसके ऊपर आ जाओ, अब हम इसकी स्टोरी फ्रेम करने वाले हैं। तो इसकी स्टोरी में हम क्या करने वाले हैं, तो जब आप इसकी स्टोरी फ्रेम करोगे तो क्या लिखोगे आप, इसमें एग्जांपल लेता हूँ मैं यहाँ पे, अपना 24,000 रुपये का आपका सैलरी का खर्चा बनता है जो आपने पे करना चाहिए था फॉर द फुल, मतलब करंट ईयर का टोटल खर्चा कितना है मेरा सैलरी का, सर सैलरी खर्चा हमारा 24,000 रुपये फुल ईयर का। अब हुआ क्या यहाँ पे हुआ क्या है, आपने जब पेमेंट करने की बारी आई तो आपने पे किया है केवल और केवल कितना बेटा, 20,000 रुपये आपने पे कर दिए। तो जब आपने 20,000 रुपये पे किए तो आपने 20,000 की एंट्री ही पास कर रखी होगी, जिसमें एंट्री क्या डाली होगी आपने बेटा, एंट्री आपने रिकॉर्ड कर रही होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। डन, कितना अमाउंट लिखा होगा आपने यहाँ पे बेटा, 20,000 रुपये। अब पॉइंट आता है कि सर जब हम अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, तो वहाँ तो हमें पूरे 12 महीने का खर्चा रिकॉर्ड करना होता है, लेकिन इस 4,000 का खर्चा जो मैंने अनपेड अमाउंट है, ये 4,000 इसकी तो मैंने एंट्री करी नहीं है। ये कौन सा अमाउंट है, ये अनपेड है, मतलब आउटस्टैंडिंग कह सकते हैं इसे हम। तो ये हमने अगर पे किया ही नहीं है तो मैंने रिकॉर्डिंग की ही नहीं होगी। अब जब आप रिकॉर्डिंग करोगे तो क्या होगा, खर्चा बढ़ जाएगा। जैसे आप इसे रिकॉर्ड करोगे तो क्या होगा, आपका जो खर्चा है वो सैलरी वाला वो कितना रिकॉर्ड होना चाहिए बेटा, होना चाहिए वो 24,000, बेटा आपने कितना रखा है 20। तो जैसे आप इसे बढ़ाओगे तो क्या होगा, आपका 4,000 रुपये और डेबिट करना पड़ेगा आपको। तो सैलरी हम यहाँ पे क्या लिखोगे आप, यहाँ लिखोगे आप बेटा सैलरी अकाउंट डेबिट, कितना लिखा आपने 4,000। तो जैसे आपने 4,000 डेबिट किया तो बेटा देखो 4,000 ये और 20,000 ये, तो हो गया 24,000 रुपये का, मतलब आपका जो सैलरी का खर्चा है पूरे 12 महीने का कन्वर्ट हो चुका है। क्लियर हुआ? क्योंकि हमें सारे खर्चों को ना 12 महीने के बेसिस पे एडजस्ट करना होता है, और उसी के बेसिस पे हमें सारी एंट्रीज को एडजस्ट करना है, मतलब सारी एंट्रीज पास ऑन करनी होती हैं। तो डेबिट क्रेडिट उसके अकॉर्डिंग काम करता है। आई होप ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा आपको। तो ये भी क्लियर है हमारे को, एडजस्टमेंट एंट्री प्रीपेड एक्सपेंसेस के बाद आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी वाला भी पॉइंट क्लियर है। ठीक है, चलो बच्चों अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। तो बेटा नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या होने वाला है, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास क्या,
दैट इज़ एक्रूड इनकम। तो एक्रूड इनकम के लिए जगह ले लेते हैं बिकॉज कुछ एडजस्टमेंट आपको स्टोरी वगैरह दोबारा से फ्रेम करनी पड़ेंगी। तो एक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है? तो बच्चों एक्रूड इनकम की अगर मैं बात करूं तो एक्रूड इनकम इज़ अ काइंड ऑफ एसेट्स, अभी हमने देख ही लिया था। तो एक्रूड इनकम, तो बेटा एंट्री क्या होगी? सबसे पहले तो एंट्री देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे आप एक्रूड इनकम। अच्छा एक्रूड इनकम नहीं, हम इंटरेस्ट लिख लेते हैं बिकॉज इंटरेस्ट भी तो इनकम ही होता है अगर आपको मिल रहा है तो अगर मिल रहा है तो ये होता है सर एसेट्स। बेटा एसेट्स होने की वजह से एक तो पार्ट मुझे क्लियर है कि वो डेबिट ही होगा, तो ये हमने क्या कर लिया, एक्रूड इंटरेस्ट डेबिट। तो ये मैंने डेबिट कर ली वैल्यू। अब क्रेडिट साइड पे क्या लिखने वाले हो आप? तो क्रेडिट साइड पे एक बार देख लेते हैं। तो पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो बेटा इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? अब लेट सपोज कि भाई आपका जो इंटरेस्ट बनता है पूरे साल का, बेटा वो बनता है 12,000 रुपये का। अब 12,000 रुपये में से क्वेश्चन ने क्या बोला आपको कि आपको 10,000 रुपये का अमाउंट जो इंटरेस्ट का है वो रिसीव हो चुका है, विच इम्प्लाइज कि 2,000 का अमाउंट जो है वो क्या हो चुका है आपका। इसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? इसे बोलेंगे एक्रूड इंटरेस्ट। तो बेटा आपने एंट्री कौन सी वाली पास कर रखी है? जो पैसा आपको मिल जाता है उसकी रिसीविंग वगैरह बिल वगैरह सब कुछ आपके पास अवेलेबल होगा, तो आपने इसको तो रिकॉर्ड कर लिया। तो जब आपने इसको रिकॉर्ड किया होगा तो एंट्री क्या की होगी? बेटा पैसा जो मिल जाता है आप क्या करते हो, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो आपने एंट्री क्या पास ऑन कर रखी है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में ऑलरेडी? 10,000 रुपये का ये इंटरेस्ट आपने रिकॉर्ड कर रखा है। बट अकाउंट तो बन रहा है 12 महीने का, तो ये भी तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना आपको। तो जब आप इसे रिकॉर्ड करोगे तो क्या होगा, आपका इनकम इंक्रीज करेगा, इनकम बढ़ेगी। तो इनकम बढ़ेगी तो किस तरफ आएगी बेटा? क्रेडिट साइड पे। तो क्रेडिट साइड पे क्या लिखना है आपको यहाँ पे? टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो जैसे ही आपने यहाँ 2,000 रुपये रिकॉर्ड किया तो ये 2,000 मिला तो है नहीं, इसीलिए वो एसेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा आपका। किस नाम से? कैश के नाम से। ठीक है। तो जो नेक्स्ट पार्ट है मेरा, अब क्या करोगे? अब जरा चेक करो एक बार। तो आपने ऑलरेडी 10,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट तो रिकॉर्ड कर ही रखा है, 2,000 का और रिकॉर्ड कर दिया तो हो गया ये 12 महीने का। और 12 महीने का ही पीएनएल बना रहे हो आप कि प्रॉफिट एंड लॉस 12 महीने का बनता है। तो हमारा ये वाला टॉपिक भी कवर हो गया है ना बच्चों। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। नेक्स्ट पार्ट क्या बेटा? इनकम रिसीव इन एडवांस। अब इसका मतलब क्या है तो यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ इनकम में हम लोग इंटरेस्ट ही ले लेते हैं, इंटरेस्ट रिसीव इन एडवांस। तो आपने क्या किया? इंटरेस्ट एडवांस में रिसीव कर लिया। तो बच्चों जब आप इंटरेस्ट एडवांस में रिसीव करोगे तो होगा क्या उससे? तो देखो ये वाला टॉपिक मेरा है, इसका भी कॉन्सेप्ट एक बार देख लेते हैं। तो क्या क्या करने वाले हो आप? तो इंटरेस्ट जब आप एडवांस में रिसीव करोगे तो जाहिर सी बात है, अब लेट सपोज एक पॉइंट ले लेते हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड। पूरे साल का जो इंटरेस्ट बनता है आपको, लेट सपोज वो बनता है 15,000 रुपये। ठीक है, आपने जो इंटरेस्ट रिसीव किया है, इंटरेस्ट जो रिसीव किया पूरे साल का वो 15,000 रिसीव किया है। बट 15,000 में से केवल 12,000 का जो इंटरेस्ट है वो है करंट ईयर का, और जो 3,000 का इंटरेस्ट है वो कौन सा है? वो है आपका नेक्स्ट ईयर का। तो इसी ही हम क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, तो आपने जब डाटा मेंटेन कर रखा है तो आपने रिकॉर्ड कितना कर रखा है बच्चों? रिकॉर्ड कर रखा है आपने 15,000। तो आपने इस 15,000 की एंट्री पास कर रखी है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। किस नाम से? कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस। तो आपने ये तो रिकॉर्ड कर रखा है 15,000 रुपये की वैल्यू। तो 15,000 रुपये का जो अमाउंट आपने रिकॉर्ड किया हुआ है, इस 15,000 में हमें ये पता है कि जो 12,000 रुपये है वो करंट ईयर का है, 3,000 रुपये जो है वो नेक्स्ट ईयर का है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं इस पूरे 15,000 को अपने इन प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये 15 महीने का है आपका, है ना। अगर 12 महीने का 12,000 है तो 15,000 15 महीने का होगा। हम अकाउंट जो बना रहे हैं वो कितने महीने का बना रहे हैं? हम बना रहे हैं 12 महीने का। तो 12 महीने का कितना बनता है? 12,000। तो वो कैसे मेंटेन करोगे आप? 12,000 मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? इसको रिड्यूस करना पड़ेगा, इसको 3,000 रुपये कम करना पड़ेगा। तो 3,000 रुपये जैसे आप इसमें से माइनस करोगे, तो माइनस कैसे करोगे आप? माइनस सर करेंगे हम डेबिट करके, बिकॉज क्रेडिट साइड पे है ना ये। तो जैसे आप इसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करोगे तो अपने आप आ जाएगा। तो आप क्या एंट्री क्या बनाओगे? एंट्री यहाँ पे लिखोगे आप इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट, क्योंकि इनकम हमारी कम करनी है तो इनकम बाय डिफॉल्ट होती है क्रेडिट। तो लाइबिलिटी की वजह से इनकम रिसीव इन एडवांस, ये तो हमने पहले भी देख ही लिया था। अभी यहाँ पे भी लिखा है हमने, क्या लिखा हुआ है? इनकम रिसीव इन एडवांस इज अ लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी होने की वजह से वो क्रेडिट होगा। कितना अमाउंट आएगा बच्चों यहाँ पे? 3,000 का अमाउंट आएगा मेरा। तो ये मेरा टॉपिक क्लियर है। परफेक्ट।
ठीक है जी। तो सर ये हमारी स्टार्टिंग की 4 जो एक्सपेंसेस इनकम वाले एडजस्टमेंट्स है ये हमने कवर अप कर ली। व्हाट अबाउट द लास्ट वन? जो लास्ट वन है ये तो वैसे भी बहुत सिंपल है बच्चों। क्या है ये? दैट इज क्लोजिंग स्टॉक। तो बेटा क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या होने वाली है? देखो, जो क्लोजिंग स्टॉक है ना, क्लोजिंग स्टॉक मैंने क्या लिखा हुआ बेटा, ये आपका एक तरीके का एसेट्स है। एसेट्स होने की वजह से डेबिट होगा। डेबिट होगा मतलब क्लोजिंग स्टॉक को आप एसेट्स के तरीके से डेबिट करोगे, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लो, क्योंकि ये वो सामान है जो बिका नहीं है। अब जो बिका नहीं है उसका बिल तो बनेगा नहीं आपका, है ना। तो अगर बिका नहीं है तो हमारे पास पड़ा रहेगा एज ए क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक को आप रिकॉर्ड कहाँ करोगे? रिकॉर्ड करोगे फाइनल अकाउंट में, जहां आप प्रॉफिट निकाल रहे हो। तो फाइनल अकाउंट में एक अकाउंट बनता है आपका, पहला अकाउंट जिसे हम बोलते हैं क्या बच्चों? ट्रेडिंग अकाउंट। तो आप इसे वहां पे ट्रांसफर कर दोगे। तो ये ट्रांसफर एंट्री बन जाती है मेरी किसके लिए? क्लोजिंग स्टॉक के लिए। तो जो भी वैल्यूएशन आपको दे रखी होगी वो आप यहाँ यूज़ कर लेना। एंड एक पॉइंट आता है बेटा, कौन सी वैल्यू यूज़ करोगे क्लोजिंग स्टॉक के लिए? आप जो वैल्यू यहाँ पे यूज़ करने वाले वो कौन सी यूज़ करोगे? वो यूज़ करोगे आप, एक होती है बेटा मार्केट वैल्यू और एक होती है बुक वैल्यू। मतलब हमने जो लिखा हुआ है हमारे हिसाब से जो वैल्यू है वो उसे बोलते हैं बुक वैल्यू। एक होती है मार्केट वैल्यू। तो एक पॉइंट आता है इन दोनों में से कौन सी वैल्यू, अगर आपको दोनों दे रखी हैं तब हम कन्फ्यूजन में आएंगे। तो दोनों अगर दे रखी हैं तो यहाँ पे आप यूज़ करोगे विच एवर इज लोअर। जो भी वैल्यू छोटी है आप उसे रिकॉर्ड कर देना और आपका काम हो गया। दैट्स इट, डन। तो आई होप ये टॉपिक समझ में आया होगा आप लोगों को। तो इसे बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्रीज इन अ जनरल। ठीक है। तो इस टॉपिक से कनेक्टेड कोई डाउट वगैरह आपका रह गया हो या कोई एडजस्टमेंट एंट्री आपको समझ में ना आई हो तो आप इसको दोबारा से देख लीजिएगा। इतना डिटेल में आपको समझ में आ गया होगा आई गेस। नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो, वहाँ समझा दूँगा मैं आपको, दोबारा से एक बार देख लेंगे। ओके, सो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में जो कि होने वाली है किसी और टॉपिक के साथ। जो जनरल में आपके कुछ टॉपिक्स बचे हुए जहाँ जिन्हें हम बोलते हैं बेटा कंपाउंड एंट्रीज। तो कंपाउंड एंट्रीज वाले क्वेश्चन बचे हुए जहाँ डिस्काउंट भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।